सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे नवाज शरीफ की वापसी सीधी जेल में, शहबाज वापस आ गए सियासी खेल में, पटरी पर चढ़ती माइशत, कब खत्म होगी महंगाई की मुसीबत, क्यों डूबता है कराची बार बार, कब दिखाएगी तब्दीली चमत्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ये सच है कि बारिश बाराने रहमत है, लेकिन जहां गफलतों, नाअहलियों, बदनीयतियों और सियासतों के डेरे हों वहां ये रहमत भी जहमत बन जाती है। यही कराची का नौहा है। मुनीर नियाजी साहब से माजरत के साथ कि मुनीर इस शहर पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हालात ये हैं कि ये रोशनियों का शहर पानी में डूबा है। आज फिर यही सरजानी टाउन में तो हंगामी सूरत हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है, गली मोहल्लों में, घरों में, मस्जिदों में, हर तरफ पानी। सच ये है कि रहबरों की करम नवाजियों, मफादात की समझौतेबाजियों और सियासत की कलाबाजियों ने उरूसुल बिलाद को शहर बर्बाद बना दिया है। सितम यह है कि शहरी पानी में गोते खा रहे हैं और जो इस बर्बादी परेशानी के जिम्मेदार हैं इन्हें चुल्लू भर नहीं मिल रहा। अहले कराची रोएं तो किसकी जान को रोएं। शहरियों की सुनने के लिए हैं तो सिर्फ करप्शन की दास्तानें, सियासी इल्जाम तराशियां हैं, बयानबाजियां हैं या सिर्फ शोला बयानियां। यहां वीआईपीज के लिए लग्जरी गाड़ियां तो हैं, लेकिन शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर ख्वारी के सिवा कुछ नहीं। पीने के पानी की बात करें तो अहले कराची पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, लेकिन टैंकर माफिया के कंटेनर सदा भरे रहते हैं। कहने को कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन यहां लोड शेडिंग के अंधेरे सबसे ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी 10 साल से मुसलसल इख्तिदार में है, सिंध की विरासत की दावेदार भी है, कराची पर हक भी जिताती है, लेकिन मजाल है जो इसकी जमीन से मसाइल के हल के लिए विफाक पर इल्जाम तराशी के सिवा कभी कुछ बरामद हुआ हो। कराची वालों को तो पीटीआई और एमक्यूएम से भी खैर न मिल सकी। आज मेयर कराची वसीम अख्तर जज्बाती अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दामन झाड़ गए। नून लीग की बात करें तो इसका ध्यान फिल वक्त अपनी सियासत बचाने पर है, इसीलिए आज इसकी पटारी से भी सिर्फ विफाकी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर ही निकला। रही बात विफाकी हुकूमत की, से नवाज शरीफ ने सियासत में वापसी का इरादा जाहिर किया है तो वजीर आजम के लिए भी नवाज शरीफ ही मसला नंबर 1 बन गया है। हर विफाकी वजीर नवाज शरीफ को वापस लाने के बुलंदोबांग दावे करा है, लेकिन सवाल यह है कि जो इसहाक डार, सलमान, शहबाज, अली इमरान को वापस ना ला सके और लंबी फहरिस्त है, नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, इन सबको लाया नहीं सके तो नवाज शरीफ को कैसे वापस लाएंगे। इल्ज़ाम यह है कि नवाज शरीफ एनआरओ ले या हुकूमत से डील करके अपनी मर्जी से बाहर गए और अब वापस भी अपनी मर्जी से आएंगे। फिर सियासत में इस शोर की वजह क्या है, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अभी तक तो नहीं आएंगे। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त वापस आएंगे जब उनको अब 100% यकीन हो जाएगा कि उनकी हुकूमत आने वाली है, उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठ सकते हैं। मैच फिक्स हो चुका है। पहले की तरह नहीं वो धोखा खाएंगे जिस तरह उनको जब आए थे मरियम साहब, और वो इसलिए नहीं आए थे, गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आए थे। उनको अश्योरिटीज़, उनको यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि जो ही आपने एयरपोर्ट से उतरना है, एक पब्लिक का जब में गफीर होगा, ठाठे मारता हुआ समुंदर होगा, और आप और आपकी साहबजादी जब उतरेंगे तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जब इस्तकबाल आप भूल जाएंगे। तो उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचने से पहले सारे मामला हम सेट कर चुके होंगे। वो आपने देखा ना, वो भी रिकॉर्ड पे है ना कि कभी ऐसे भी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, चश्मे फलक ने देखा, रिकॉर्ड पे भी बात है कि एक जज कहता है कि मुझे केस क्यों नहीं दिया, नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, जज कहता है मुझे केस नवाज शरीफ का क्यों नहीं दिया। वो बार में जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इस बात पे कहीं को डील दान तो नहीं हुई थी, यकीनन कोई इस तरह के मामला थे, वरना जज भी कभी ये कहता है कि मुझे ये केस क्यों नहीं दिया। जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, मेरे साथ मियाँ साहब का केस मैंने सुनना था, मुझे क्यों नहीं सुनने दिया गया। मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उसने कहा मुझे केस क्यों नहीं दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो सारी चीज़ें
वो सामने आ गया। अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल वो भी सामने आ गया। अच्छा, वहां भी केस लगवाया था? हाँ जी, उसके पास भी केस तो खुद लगवाया। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब अब ना तो मौलाना फजल रहमान के साहब की तरफ से एक ऐसा रॉन्ग कॉलर और मिस कॉल जो उनको आई थी, आज तक वो कॉलर ढूंढ रहे हैं कि वो कॉलर कौन था जिसने उनको यकीनदानी कराई थी मार्च में, क्योंकि मार्च से पहले, मार्च के बाद वो शेख रशीद की कुर्बानी वाला उनके साथ भी अब मजाक हो गया। अब अगले मार्च की वो बात कर रहे हैं, आपको पता है पिछला मार्च पिछले साल का भूल गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं इस मार्च में मार्च होने जा रहा है, तो एक साल आगे में फिर वो मार्च को लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब गए हैं किस लिए? इसलिए कि नून लीग, जब भी डोगर साहब भी ये बताएंगे कि बेसिकली नून लीग क्या है, उसकी मिथ क्या है पार्टी की, वो है इक़्तिदार पसंद। वो सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए पाकिस्तान आते हैं। वो इक़्तिदार उनका समझते हैं कि हमारा ये सवाबदीद है। वो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं। नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं। मरियम साहबा समझती हैं हम हुक्मरान हैं। अभी जुनेर सफदर को वो कहते हैं वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर, उनको कहने तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, रहील जो उनके आगे वो रहील आज हमने इसी दामाद जो है मुनीर चौधरी साहब के बेटे हैं मरियम साहबा के। अच्छा, वो भी सीएम और पीएम के ख्वाब देख रहे हैं। आप किस तरह की बात करते हैं? ठीक है, नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब उनको यकीन हो चलेगा। अब वो धोखे में नहीं आएंगे। 2008 वाला माहौल फिर कोई बनेगा तो फिर ही जान तो को अमान मिलेगी। तो फिर 23 जो है ना 2023 तक तो वो आराम से बैठेंगे वहां पे। हाँ, ये थोड़ा वो डील खत्म हो गई। ये मियां नवाज शरीफ साहब बयानबाजी इसी तरह जारी रखेंगे, हुकूमत कोशिशें करती रहेगी उनको वहां से बुलाने की, ये बस इसी तरह चलेगा। उसामा साहब हुकूमत के कहने पे तो नहीं वो आते, हुकूमत की कोशिश पे वो नहीं आते, वहां से ये इतनी जल्दी वापस वो कह रहे हैं एक्सट्राडिशन, हम खत लिख दिया। और सर ये खत सागडार के बारे में भी लिखेंगे, सुलेमान शहबाज के भी लिखेगे, पता नहीं किस किस के बारे में लिखेंगे, हजारों खत, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हैं जिसमें ये था कि कौम को बताया कि ये कल आया और परसों आया और आज तक वो तो दहशतगर्दी है। और ये व्हाइट हाउस क्राइम। सामा साहब असल इशू ये है, हुकूमत को ये जो बार बार कहने के लिए वो देखे धोखा देके चले गए हमें, वो फ्रॉड करके चले गए। अगर वो धोखा था तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर महमूद अयाज का वो रोल जो कि सिम्स के हेड हैं, कि उन्होंने वो जो कह रहे थे कि इनके 2000 प्लेटलेट्स रह गए हैं, उनकी जो कोर्ट्स में स्टेटमेंट्स हैं, वो सारा कुछ जो है फिर इनको पहले तो फिक्स करना पड़ेगा। वो लोग जो घर में बैठे हुए थे और जो इस स्कीम में नवाज शरीफ का साथ दे रहे थे, वो तमाम लोग, चाहे वो सिम्स का हेड है, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद है, चाहे सीएम पंजाब है, चाहे वहाँ उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चाहे लॉ मिनिस्टर हैं, जितने भी थे उन सबको फिक्स करना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि जनाब ये यहाँ से चले कैसे गए। पहले तो एक ये देखिए ना, एक पूरी प्लानिंग तैयार हुई, प्लेटलेट्स 2000 रह गए हैं, मर जाने वाले हैं, ये होने वाले हैं, वो होने वाले हैं, कोर्ट्स, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री की मीटिंग, उसमें ECL से बाहर नाम निकालना, उसमें सारे अमल में हुकूमत शामिल थी ना। या फिर ये बताएं कि उस डील क्या थी। और ये जो मियाँ नवाज शरीफ अब बोलना शुरू हुए हैं तो उन्होंने डील को वायलेट कहाँ पर किया है, मगर ये इतनी सादी चीज नहीं है, अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, इतनी सादा नहीं है। साहब एक मिनट, ये सारी कहानियों पे यकीन कर लें। क्या करके गए थे? कदम नहीं, कहानी के 2 रुख है, आप दोनों रुखों को पकड़े। एक रुख को आप एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते ही नहीं। दूसरी पहला रुख ये है कि इस हुकूमत की अशीर बात से नवाज शरीफ बाहर गया, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके पीछे कोई ना कोई डील होगी, मुझे पता है डील है, खैर आपको पता है डील है, और कहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ, कौन कौन से लोग बैठे, कहाँ से प्रेशर आया, सबको पता है। उस डील में एक ये था, पहले ये था कि मरियम और नवाज शरीफ दोनों जाएंगे, बाद में मरियम को रोका गया और मियाँ साहब को बाहर भेजा गया। मियाँ साहब को शायद बहुत जल्दी थी, उन्होंने जो अमेरिकन से मीटिंग करने की कोशिश की और जो डील एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश की, उस पर मरियम को परमानेंट रोक लिया गया कि जी आप नहीं जा सकती, आप यहीं रहेंगी। अब शहबाज को बतौर ग्रंटर रोका गया था, ये पहली मर्तबा नहीं है। डोगर साहब आपने देखे सऊदी अरब जब जिला वतनी का मुआहदा हुआ था, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पूरी कौम से झूठ बोलते रहे कि मुआहदा नहीं है। आखिरी मैंने ट्वीट लेकिन किया, सर इस वक्त ये गवर्नमेंट भी तो झूठ बोल रही है ना, गवर्नमेंट भी तो दोनों चीजें बताए ना। जब मुआहदा ट्वीट किया, हुकूमत पछता रही है, पहले जाने दिया, पछता रही है। इमरान खान साहब ने हुकूमत से पूछा कि हम तो हाई कोर्ट गए थे, हमने कहा बड़ा मैं बड़ी 5-7 अरब रुपया रख ले। बड़ी आसान चीज है। नवाज शरीफ को गए 6 महीने तो हो गए हैं, जितनी अरसा मरियम खामोश रही, नवाज शरीफ खामोश रहे, गवर्नमेंट भी खामोश रही। गवर्नमेंट ने किसी एक मिनिस्टर ने नाम तक नहीं नुक्ता उठाया पाकिस्तान में पहली मर्तबा कि भाई मरियम साहिबा, वो तो आदत के लिए उनको इधर वो बोले नहीं, इधर वो बोले नहीं, इधर ये सारे एक्टिव हो गए कि उनको बाहर से वापस बुलाया जाए।
ये इतना आसान मामला नहीं है कि गवर्नमेंट को वो आराम से चूना लगा के यहाँ से चले गए और देखिए गवर्नमेंट ये सो रही टिट थी। फॉर टैट ये- हो रहा है, टिट फॉर टैट है। मामला ये है कि नवाज शरीफ, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब पहली दफा वायलेटर नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, रफीक हरीरी सऊदी एम्बेसडर जब आए, चौधरी सरवर उस वक्त, जो ये नहीं चौधरी सरवर और थे, वो आए, मुशर्रफ साहब से उनकी मीटिंग हुई और नवाज शरीफ साहब लिख के दे चुके थे। ये उस वक्त का जो इनका अटक में, जो किले में इनके ऊपर जो तैनात था बंदा, उसने अभी भी जिंदा है, वो बताई हुई एक अहम ओहदे पे फाइज है, अभी रिटायर हो गए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने मुआहदा माफ़ीनामा लिख के दिया, शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दिया। अगले दिन, चूंकि मुशर्रफ के पास दो उस वक्त रफीक तारड़ प्रेसिडेंट थे, मुशर्रफ जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आर्मी चीफ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। इन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया, सब ने साइन किए खुशी खुशी। फिर आपने बाय बाय करते, उस वक्त भी स्नूकों समेत ये बाहर गए, अपने शेफ समेत पूरा सामान लाओ लश्कर लेकर, जिस तरह यहाँ पे नवाज शरीफ साहब बाय बाय करके जा रहे थे, ये बाय बाय करके जाते हैं। और जो सुरूर पैलेस में रहे, ये झूठ बोला कौम से, उस वक्त भी उन्होंने वायलेशन की। पहली वायलेशन की, ये सऊदी अरब से इलाज के बहाने लंदन चले गए, फिर उन्होंने अटेम्प्ट की पाकिस्तान आने की कोशिश की, इनको धकेला गया वापस। अल्टीमेटली सऊदी एम्बेसडर को, गारंटर को आके कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिर उसके बाद मुआहदा, फिर मैंने ट्वीट किया मुआहदा कि ये जनाब ये है वो मुआहदा, ये है वो जराए, जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रीट्वीट किया कि अब शर्म करें, अब तो सामने आ गया। अभी फिर ये हुआ दूसरी एपिसोड, अभी फिर ये गारंटर जो है उनको पता है, उनको भी कि ये वायलेट करेंगे और इन्होंने करने से बाज नहीं आना। नवाज शरीफ साहब के साथ बाद मरियम, उस वक्त हमजा गारंटर थे, अब मरियम गारंटर रखी गई, क्योंकि नवाज शरीफ की फैमिली जो है मरियम के साथ एक गारंटर कोर्ट का भी है, कोर्ट में भी एक कोर्ट में गारंटर जो है वो तो बेचारे हैं। वो तो देखे ना, जो ही मरियम साहब एक्टिव हुए, अब शहबाज शरीफ भी रूनुमाई उनकी तकरीब हो गई, वो भी सामने आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली। नवाज शरीफ साहब सही नहीं हुए, उनको मैं वापस कहां से अच्छा, लाऊं? फजल रहमान साहब ने अपनी इलादा दुकान खोलने की कोशिश कर दी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जरदारी साहब अपनी कहानी चला रहे हैं, अपनी डील बना रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी डील बना रहे हैं, अब मरियम के हवाले से डील चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी इनके पीछे मैं क्यों कंधों पे, जब मुझे ये यूज़ करते हैं हर दफ़ा, तो मैं क्यों इस्तेमाल हूँ। अब मरियम साहबा जो नवाज शरीफ डोगर साहब जो बात करें, उसी को मैं सेकंड करूँगा ना। लॉबिंग के लिए हायर की फर्म अमेरिका से रब्ते की है, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से अमेरिका फ्लाई करने इलाज के नाम पर और स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाया। उस वक्त भी मरियम साहब और इनको टफ टाइम दिया गया कि भाई आप जो गारंटी यहाँ दे के गए हैं। उसके बाद अभी मरियम साहिबा को इसलिए बुलाया जा रहा है कि मरियम साहिबा जो है वो जो कमिटमेंट हुई थी कि आप खामोश रहेंगी, नवाज शरीफ साहब से ये कमिटमेंट हुई कि आप खामोश रहेंगे जब तक ये मौजूदा हुकूमत है, आप कोई किसी किस्म का कोई पंगा नहीं करेंगे। केसेस हैं, आप एक दफ़ा बाहर चले गए तो ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, तो जब तक ये हुकूमत है आपको पंगा करेंगे। अब मामला ये है कि नैब न्याजी आप गठजोड़ की बात होती है। मैं समझता हूँ इसमें नैब जो एक ऑटोनमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये जो मामला हुआ है नवाज शरीफ साहब का, इसमें नैब का इशू नहीं है, इसको अकेले नैब को हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकते, इसमें मौजूदा हुकूमत इन्वॉल्व है। ECL से नाम निकालने के हवाले से कोर्ट ने हुकूमत के ऊपर फेंका, हुकूमत ने कोर्ट के बॉल डालने की कोशिश की, यानी अदालत की कोर्ट में बॉल डालने की कोशिश की। अल्टीमेटली हुकूमत ने ये टेस्ट रिपोर्टें सारी हुकूमत ने बनाई ना, जिसके अंदर ये शो किया गया अयाज महमूद उनके हैं, पंजाब वज़ीर सेहत कहती हैं कि रिपोर्ट्स जाली नहीं थी, और इमरान खान साहब कहते हैं सिला रहमी के ऊपर हमने किया। अब सिला रहमी वाला सवाए इलाज के नवाज शरीफ साहब हर काम कर रहे हैं, सिर्फ इलाज नहीं करवा रहे। प्लेटलेट्स का मामला कोई नहीं नजर आ रहा। फिर अब मामला ये है कि जब आप इस तरह की करेंगे, अब नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं शायद उनको किसी ने कोई गुमान डाल दिया है, कोई खुशफहमी का शिकार है या गलतफहमी की छोटी सी बात, वो ये समझ रहे हैं कि शायद अस्करी और सिविलियन की हालत शायद एक पेज पे नहीं है, उनको किसी ने ये वहम डाल दिया, गुमान हो गया उनको। तो क्या मियाँ साहब इतने वो सीधे आपके साथ पेज पे होंगे, क्या वो जरदारी साहब के साथ पेज पे होंगे? अवाम जो है, जो भी इदारे मुल्क के, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि तीसरी एक उम्मीद की कुव्वत आई है? 30 साल वाले बारियां वाले लूटने वाले अगर जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो अवाम इदारे जो भी है हमारे मुल्क के सारों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा। अच्छा जनाब, ये जो मैं थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ जी जरूर, ये हुकूमत को गिराने वाला इशू नहीं है जो अब हो रहा है, ये टिट फॉर टैट है, ये सिर्फ एक एफर्ट है। ये एफर्ट ये है कि बहुत हो गई, अब मरियम को भी लंदन जाना चाहिए। मरियम खुद लंदन जाना चाह रही हैं, मियाँ साहब भी उनको लंदन लेके जाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब मियाँ साहब वाला ये एपिसोड हुआ था, उस वक़्त भी उससे पहले भी मरियम ने खुद मेरे सामने ये बात की थी कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती,
कि मैं भी खामोश रहूँ, मेरा ट्विटर भी खामोश रहे और हुकूमत की तरफ से हमें कोई रायत ना मिले। अगर मेरा ट्विटर खामोश रहेगा, मेरा मुंह तब तक चुप रहेगा जब तक हमें रायतें मिलेंगी। तो अब भी इशू है रायत का, और रायत ये चाह रहे हैं कि मरियम जो है वो फ्लाई करके सीधी चली जाए मियां साहब। हाँ, एक सूरत में जा सकती है मरियम साहब, एक सूरत में डॉक्टर साहब, आप सिर्फ एक सूरत में, अगर नवाज शरीफ वापस आ जाए पाकिस्तान। हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब मरियम का पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि उसका नाम ECL में है या नहीं, लेकिन उसका पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में। अगर लाहौर हाई कोर्ट अभी तक कोई पिटीशन नहीं की, मुझे ये पता चल रहा है कि वो अपने वकीलों से मशवरे कर रही है कि जनाब कि मुझे मेरा हाई कोर्ट का जो पासपोर्ट है वो मुझे वापस मिल जाए। अगर हाई कोर्ट उनको पासपोर्ट वापस देती है और उनका नाम ECL में होता है, तो वो फिर हाई कोर्ट के पास चली जाएंगे कि जी मेरा जो पासपोर्ट नाम जो है वो भी ECL से निकलवाया जाए। अब एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो किसी सूरत में मरियम को बाहर जाने देने के हक में नहीं, किसी सूरत कानून की यही मंशा है। इमरान खान का इशू नहीं है, दूसरी तरफ ऐसा कुछ हो सकता है कि मरियम भी खुदा ना करे बीमार हो जाए, उसी तरह की बीमारी पर बड़ा प्रेशर भी है। मैं वैसे कह रहा हूँ खुदा न खास्ता, जब ये जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने रिपोर्टें जाली बनाई हैं, तो क्या दोबारा इस तरह का कोई एपिसोड होगा? तो क्या इस तरह की गलत बातें ना करें बेपरवाही। मैं तो एक के बारे में ऐसे अल्लाह करे उनको सेहत और लंबी जिंदगी करे। इसलिए खुदा न खास्ता मैंने एक नुक्ता क्रक्स बता दिया कि मरियम साहबा को अगर बाहर जाने की डिजायर है तो उसके लिए उनके वालिद अब्बा जी को, बाबा जी को, बाऊ जी को पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। वो नहीं आ रहे, लेकिन वो आ नहीं रहे तो मरियम साहबा जा नहीं रही। अब ये जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ इतना है कि जो मियां साहब हैं, मरियम साहब हैं, वो बाहर चले रहे हैं। अब एक और सवाल पैदा हो रहा है खलील साहब जी, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनके गारंटर जो है वो पाकिस्तान में है, गारंटर हैं हाई कोर्ट में, उनकी गारंटी दी शहबाज साहब ने। मुझे आज भी इमरान खान साहब ने अपने मुशीरों से मुलाकात की, आज भी उनसे बातचीत की। दो इशू है जो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये बड़ी कोशिशें हो गई मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की, वो तो दूर की बात, इसहाक डार साहब दीगर लोग नहीं आ सके, तो अब क्या फायदा? पहले हुकूमत ने जाने दिया, अब कैसे वापस लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस नहीं आएंगे तो कम से कम जिल्लत, रुसवाई और जखरसाई तो उनके खाते में हर रोज आएगी ना। ये मेरी बात है, इसको जरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे तीनों भाई आप बैठ के जरा सोचिएगा, ठीक है, तो आपको जरा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बात ये है कि वो शर्म या उसके बारे में आपने बात किया, जिल्लत रुसवाई वो आती है उनको। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो शर्म हया के कैप्सूल, गोलियां और टीके नहीं बेचा करते थे कौमी असम्बली में अपना जनाब क्लिनिक लगा के, ये उस सेंस की मैंने बात कर। मसला ये है कि आलमी सतह पे मुलजिमों की हवालगी का मुआहिदा तो नहीं है, लेकिन मुजरिमों के हवाले से कोई कदखन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जो भी अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर मुल्क है, अगर उसके मुल्क का कोई मुजरिम वो दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेगा, अदालतों ने फैसला दिया होगा उसके खिलाफ, डिक्लेयर्ड मुजरिम होगा, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी कोई कदखन नहीं है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट और बड़ा अहम नुक्ता उठाया चौहान साहब। वाकई किसी के ज़हन, हमारे ज़हन में भी नहीं था कि वो सजा याफ्ता कन्विक्टेड है, मुजरिम है, तो मुजरिम को तो कोई मुल्क की दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। देखें, बात ये है, आप माशाल्लाह आपको भी सारी इन चीज़ों का इल्म भी है और एहसास भी है। ये नून लीग को समझ ना आए तो ना आए, बाकियों को तो समझ आती है कि वो तो मुजरिम है ना, मुलजिम नहीं है। इसहाक डार साहब मुलजिम है, उनके ऊपर अभी जुर्म जना सजा नहीं हुई वो अदालतों से। पाकिस्तान की अदालतों के सजा याफ्ता है, और अदालतों को जनाब ये और पाकिस्तान की रियासत को, अदालती सिस्टम को और सियासी सिस्टम को चूड़ा लगा के यहाँ से भागे हुए हैं। वो 10 बहाने करके ले गई, दिल के मजदाक जनाब, ये 10 बहाने करके जनाब ये जमानत और पत्ती गली से चले गए, और कहते हैं वो छोड़ छाड़ की अपने साजन की गली, अनारकली, लंदन चली। ये बिल्कुल वो माहौल इन्होंने बनाया है, और अब वहां से बैठ के साहब बहादुर फोन कर रहे हैं अपोजिशन लीडरों को कि भाई मेरी नसीहत है आपको कि आपने आइंदा नैब की पेशियों में नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, वहाँ के जाए तो प्यो मारी जाए, खुद लड़ना, और इधर लोगों को आंखों देखा जहर खाने की नसीहत कर रहे हैं अपोजिशन लीडरों को। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, वो अलग बात है। ख्वाजा साहब शिकवा करते रहे कि आता कोई नहीं उनसे मिलने, कोई एहतजाज भी नहीं करता, तो फिर क्या करते? अब वो कहते हैं कि मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी है, आते नहीं थे मेरे पास। ये तो उनकी बात दुरुस्त है कि तुम आओ जेलें भरो, लेकिन कोई आ नहीं रहा। बात ये है कि एक चीज तो बड़ी तयशुदा है
कि अभी इस चीज पे तो पढ़ना नहीं चाहिए। मुझे पिछले 7-8 दिनों में ना जब कोई अपने एंकर दोस्त और तजिया निगारी कहते हैं ना, वो जी पंजाब हुकूमत ने भेजा था तो फिर किसने जनाब चीटिंग की, फिर किसने क्या, इसको छोड़ दो, सारी बातें एक साइड पर रख दो। अच्छा। एक लम्हे के लिए हम 100% ये तय कर लेते हैं कि वाकई जी वो उस वक्त बीमार थे और मरने के करीब थे, प्लेटलेट्स गिर गई थी, उन्होंने ये सच मान लिया। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि कोर्ट ने उनको 8 हफ्ते की जमानत दी थी, पाबंद किया था कि उन 8 हफ्तों में भी हर 15 दिन बाद ऑथेंटिक डॉक्टर की, ऑथेंटिक अस्पताल की रिपोर्ट जनाब आप पंजाब हुकूमत को सेंड करेंगे, और फिर जब 8 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे तो उन रिपोर्टों की बुनियाद पे पंजाब हुकूमत तय करेगी और फिर अदालत से इल्तिजा करेगी कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। इनमें से तो एक काम भी नहीं हुआ, ठीक है जी, ना कोई इन्होंने इलाज कराया, ना कोई मेडिकेशन की। हाँ, इन्होंने जनाब घूमना फिरना शुरू किया, लंदन में घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, KFC में जा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। लंदन पूरे में खौफ फैला हुआ था जनाब कोविड-19 का, ये जनाब बगैर मास्क के जनाब खुलेआम फिर रहे थे। हर वो काम किया इन्होंने, लेकिन इलाज नहीं करवाया। लेकिन वो दिलेर निकले हैं, शहबाज शरीफ यहाँ पे आके छुप गए, वो तो फिर रहे थे, इसका मतलब दिलेर तो वो निकले ना। फयाज भाई, फयाज साहब मुझे शहबाज शरीफ से याद आया कि शहबाज शरीफ तो गारंटर है, अब आप नवासी को वहां से लाने की तो कोशिश कर रहे हैं, गारंटर को नहीं पकड़ रहे, दलदला रहे हैं, घूम रहे हैं, सरेआम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज हुकूमत के खिलाफ। वो जो गारंटर है उसको, उसके खिलाफ भी तो गवर्नमेंट जाए। डॉक्टर साहब, गावी साहब और खरल साहब, जरा बड़ी दिलचस्प बात आपको इस गारंटर की बताऊं। वो एक दफा एक बंदा था, उसको एक की जगह दो देखने की जनाब बीमारी थी। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक की जगह दो चीजें नजर आती हैं। डॉक्टर कहता है तुम तीनों को यही बीमारी है। वो आगे से डॉक्टर को एक ही जगह 3 नजर आने की बीमारी थी। यही साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब क्या है, वो देखो तो सही कि कौन जमानत दे रहा है, जिसकी दे रहा है उससे 4 हाथ आगे करप्ट और बदयानत और टकेमार और पैदागीर और नौसरबाज वो खुद है, जिसके ऊपर JIT से 1 नहीं 2 नहीं कई JIT के फैसले आ चुके हैं। मंजूर पापड़वाला से लेके, निसार गिल से लेके, मंजूर अहमद से लेके, ठीक है ना जी, और मुश्ताक चीनी से लेके पता नहीं कौन कौन सी जनाब 2 नंबरियां। तो देखने वाली बात यह है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी नवाज शरीफ साहब की, और अदालत को कहा भाई जी जान दो मेरे भाई नू, मैं जमानत देना इंशाल्लाह वापस लेके आवांगा। लेकिन अगर जवान साहब एक बड़ा अहम सवाल है, अगर मरियम साहिबा बाहर जाती है तो उसकी जमानत अब चर्चा देंगे कल। अच्छा, अगर वो बाहर जाती है उसके गारंटर कौन होंगे? अच्छा, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात जनाब हुसैन चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने भी कॉन्फ्रेंस भी की। बहरहाल उसके फ़ौरन बाद आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आ रही है। तारीख़ में इस तरह कम ही हुआ है कि पाकिस्तान में सरप्लस शो हुआ हो, यानी हमारे खर्चे जो हैं वो कम हो गए हैं और आमदनी हमारी बढ़ गई हो, डॉलर्स जो है हमारे पास ज़्यादा बच गए हो 1 महीने में। तो क्या ये कंटिन्यू करेगा? और साथ ही कराची के जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, दुख होता है, अफसोस होता है कि फिर ये कहा जाता है कि जनाब आप बात करते हैं, आपको बाकी सूबे नज़र नहीं आते, आपको बाकी शहर नज़र नहीं आते हैं नज़र। हमने अपने प्रोग्राम में उनकी बात भी की है, लेकिन इस तरह के हालात, इतने लोगों की बेबसी इस तरह की और शहरों में नहीं नज़र आती। सैलाबी सूरत हाल होती है, लोग जाम बाक होते हैं, लेकिन कराची का तो इतना बुरा हाल है कि देखकर दुख होता है। और दुख इस बात पर भी होता है कि हम बार बार ये बात करते हैं, उसके बावजूद उस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आते। और उल्टा ये कहा जाता है जी मीडिया सही तरह नहीं दिखा रहा, मीडिया हमें खामखा तनकीद का निशाना बनाता है, मीडिया हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, इस तरह की बातें की जाती हैं। आज जो कुछ कराची में हो रहा है उस बारे में बात करेंगे, लोग हमारे कितने परेशान हैं, तो कितना वक्त लगेगा अब इस पानी को निकलने में, जबकि मेट ऑफिस कह रहा है कि और बारिशें हो सकती हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत खुश हैं और असद उमर भी बहुत खुश हैं, दोनों ने ट्वीट किया है। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट करके ये कहा, कौम को खुशखबरी सुनाई कि माशाअल्लाह पाकिस्तान ने सरप्लस हासिल कर लिया है, यानी पाकिस्तान के पास जुलाई के महीने में डॉलर ज़्यादा आए हैं और ख़र्च कम हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में कम ही आपको मिलता है, वरना यही होता रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा डॉलर हमें खर्चने पड़ते हैं, यानी हमें चीज़ें ख़रीदने के लिए, तेल है, इंपोर्ट्स हैं, दीगर मामलात हैं, कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा लौटाना होता है। तो बहरहाल अब ये तरसीलात ज़र भी बड़ी
और वो भी हमारी तारीख का रिकॉर्ड बना कि 2 अरब 78 करोड़ के लगभग जुलाई के महीने में बाहर से लोगों ने डॉलर्स भेजे हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, जिस पे इमरान खान साहब बड़े खुश हैं और इस बारे में भी खुश हैं कि देखिए कि पिछले साल जुलाई को अगर हम देखें 2019 में, तो उसमें हमें कोई 68 करोड़ डॉलर के करीब खसारा था। तो अब हमने इस माली साल का जब आगाज़ किया है, यानी जुलाई से आगाज़ होता है, पहला महीना है, तो इतनी बड़ी हमारी लिए खुशखबरी है। और फिर असद उमर साहब कहते हैं कि हम जब आए तो 20 से 30 अरब डॉलर सालाना खसारे में थे, 2 अरब डॉलर हर महीने हमें खसारा हो रहा था। तो अब हमने ये नहीं कि ब्रेक इवन हो गया है, आमदनी और खसारा बराबर हो गया, हमने तो अब आमदनी बढ़ा ली है। असद करल साहब, अब तो कम से कम आपको खुश होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी खुशी की खबर है और इस पर वज़ीर आज़म भी खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। असद उमर साहब गिनवा रहे हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। देखिए उसामा साहब, जब ये हुकूमत आई थी पीटीआई की बरसे इक़्तिदार, इससे पहले न जाने क्या बात है, जिस तरह साबिक़ वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि उन्हें पता चल गया था और मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। उस वक्त मैंने डिस्कस भी किया, इस प्रोग्राम में भी आपको शायद नाज़रीन को याद होगा कि जो फाटिफ के हवाले से जो रिपोर्ट उस वक्त की हुकूमत यानी शाहिद खाकान अब्बासी जिसके वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो भेजनी थी, उन्होंने बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुतलका जो महकमे हैं उनको कहा था कि आपने कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं भेजनी। क्योंकि इसलिए नहीं भेजनी क्योंकि उन्होंने कहा ताकि आने वाले जो आएंगे उनको क्राइसिस का सामना करना पड़े। उसके बावजूद एक वर्स्ट सिचुएशन में जब आपको हुकूमत मिलती है, देखिए यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपोजिशन, जब उनको ये कहा जाता है कि जनाब आप आ जाए, आप खुद हुकूमत संभाल लें, तो वो खुद कहते हैं कि हम नहीं चाहते। कौमी मामला था, यानी आप कह रहे हैं कि मुल्क को नुकसान होने दिया, तो नुकसान होने दिया ना। जाकर उसके बावजूद करंट अकाउंट खसारा जो है उसको खत्म अगर किया गया है, तो इस वर्स्ट सिचुएशन में कोविड-19 भी आ गया, उससे पहले ही खत्म हो चुका था। 42 करोड़ 40 लाख डॉलर जो है ये सरप्लस है। अब मामला ये कि 2 अच्छी चीजें हैं और तीसरी इंडिकेशन अच्छी, अभी डोगर साहब वक्फे में पूछ रहे थे, क्योंकि हम कोई बात भी रियलिटी पे करते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है। ये पूछ रहे थे कि आटा जो है वो चले शुक्र है खुदा का कि वो 430 रुपये यानी 25 पे मिल रहा है, 430 पे 10 किलो का और 20 किलो का 860 रुपये यानी 850 पे मिल रहा है और 860 अगर पंजाब में ये मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। चीनी जो है हमने कहा था 100 रुपये जनाब, वो पहुँच गई, बिल आकर चीनी 100 रुपये पहुंच गई, 100 रुपये तक चीनी कमीशन बन रहे हैं, माफिया कमेटियां बन रही हैं, माफिया प्रिवेल कर रहा है। और अगली बात खौफनाक, गुड़ जो है उसको चीनी को गुड़ बनाया जा रहा है चीनी का। उसका पर्पज क्या है? गुड़ की कीमत भी ज्यादा है और दूसरा पर्पज ये है कि ताकि चीनी गायब हो जाएगी। और यानी दोनों हाथों से नहीं, ये 4 हाथों से लूट रहे हैं। मामला ये है कि अगर माफिया ये कमेटियां और रिपोर्टों के ऊपर अवाम ने यानी उन्होंने रिपोर्टों और कमेटियों को खाना है। देखिए 2 साल दोनों स्कैंडल थे बाबू डोगर साहब, दोनों स्कैंडल थे, आटे का भी था और चीनी का भी था। चीनी पर ज्यादा हमें पेशरफ्त नजर आई और उसकी कीमत बढ़ गई, आटे पर उस तरह नहीं हुआ मगर आज तक हमने देखा कि उस पर इतनी ज्यादा चीनी माफिया ज्यादा ताकतवर है। माफिया को छेड़ना ही नहीं चाहिए। अहम बात, चीनी माफिया के लोग हर हुकूमत में होते हैं, वो जरदारी की हुकूमत हो, वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो और इमरान खान के वाले से भी उनके जो अभी भी कैबिनेट में बैठे हैं। चीनी शुगर माफिया हर हुकूमत में होता है, फ्लोर माफिया किसी हुकूमत में नहीं है। किसी बड़े हुक्मरान की फ्लोर मिलें नहीं है, वो शरीफ फैमिली की बात करें, वो जरदारी फैमिली की बात करें या इमरान खान के जो करीबी साथी कैबिनेट में बैठे। इसलिए फ्लोर माफिया के ऊपर तो काबू पा लिया गया, लेकिन चीनी माफिया के ऊपर काबू अगर नहीं पाया जा रहा तो इसका मुर्दे इल्जाम किसको ठहराएंगे? सिर्फ यही माफियाज नहीं है, फिर खुराक तो वैसे ही बड़ी महंगी होती चली जा रही है। बाबर साहब, उसामा साहब, असल में जो फ्लोर माफिया ना वो एक बहुत छोटा सा माफिया है और जो शुगर माफिया ये बड़े ताकतवर लोग हैं। आप देखें शुगर माफिया में हैरानकुन बात है क्योंकि ज्यादा खपत तो आटे की होगी। शरीफ खानदान, आसिफ अली जरदारी, उसके बाद जहांगीर तरीन, आप नाम लेते जाएं, आप रज़ाक दाऊद, आप नाम लेते जाएं, ये जितने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं ये सब की शुगर मिलें हैं, क्योंकि शुगर मिल में पैसा बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत कम है। खर्चा है ही डॉक्टर साहब, किसान का गन्ना लेते हैं वो भी सीपीआर हाथ में थमा लेते हैं, लगाने पे तो खर्चा ज्यादा, वरना फ्लावर मिल मालिकान ज्यादा है मुल्क में, वो लगा लेते। स्लिपें ज्यादा तो आटा का छोटी होती है, उसमें गवर्नमेंट के पास अपने बड़े स्टॉक्स होते हैं। गवर्नमेंट जो है अगर देखती है कि आटे की शॉर्टेज हो रही है तो अपना स्टॉक जो है वो रिटायर कर देती है। सारे सूबे गवर्नमेंट है, उसमें उसका मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है।
शुगर माफिया में गवर्नमेंट के पास अपने कोई स्टॉक नहीं होते, गवर्नमेंट का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। ये सारा जो कंट्रोल है ये शुगर माफिया के हाथ में है, उस कार्टेल के हाथ में है, जिसकी जड़ें हर तरफ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है, तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं वो शुगर मिलने लगा रहे हैं। इसमें तो आप देखें कि चीनी एक्सपोर्ट किए बगैर घर बैठे बैठाए आप इतनी रिपोर्ट आ गई ले लेते हैं जाली एक्सपोर्ट के ऊपर कि बगैर चीनी भेजे आपने अरबों रुपए की सब्सिडी दे ली। और शरीफ खानदान जो है वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा इसी चक्कर में, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इसके जरिए से चौधरी शुगर मिल के हवाले से डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट में मैं केस लेके गया था, ये रिकॉर्ड पे है, जो जेआईटी ने बाद में पकड़ा जब ये पनामा बन रहा था। वो चौधरी शुगर मिल यूके चीनी भेज रहा है, यानी हसन नवाज हुसैन नवाज के सारे जो ट्रांजैक्शन मंगाई गई एसएसपी लेटर लिखा उनको। खरल साहब वो पैसा वाइट किया जा रहा था, पैसा वाइट इस तरह से किया जा रहा था कि आप कागजों में शो कर रहे हैं कि आपकी चीनी बढ़ जा रही है, और उसके बदले में बाहर से जो डॉलर आ रहे हैं वो आप पैसा अपना वाइट कर रहे हैं, जबकि चीनी तो यहाँ से गई नहीं है, वो तो सिर्फ कागजों में गई है। तो ये काम होता रहा है माजी में बेतहाशा। तो ये जो शुगर है ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और इसमें जबकि फ्लोर मिल्स जो है उसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है, गवर्नमेंट का बड़ा सख्त चेक होता है, तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का सिंगल बेंच था, कासिम खान साहब, जस्टिस कासिम खान साहब, उनकी अदालत जबरदस्त जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो मैं तो हैरान हो गया उसामा साहब की जितनी इंफॉर्मेशन हम समझते हैं कि हम बड़े 30 मार्क की जनाब बड़ी चीजें निकाल के लाते हैं, उनके पास आ गया एक फैक्ट्री का केस, फूड फैक्ट्री। उन्होंने कहा जी हमें कोटा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने तो ऐसी ऐसी इंकशाफात उनके सामने थे। उन्होंने कहा जी मैं खाली टाइम में मैं भी खबरें पढ़ता हूँ, मैं भी जरा चीज़ें देखता हूँ, और इधर उधर मुझे भी खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। उन्होंने कहा जी आप फरवरी से आपको कोटा नहीं मिल रहा, तो आपको पता है बॉडी के मुताबिक आपको कोटा मिलता है, डेली उसकी ईमेल जाती है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हर चीज पता, हर चीज पता है। मैं हैरान था, और मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात थी कि हमारे जो अदालतों में चीफ जस्टिस गुलजार साहब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में है, तो अच्छा उन्होंने फिर कहा, उन्होंने सेक्रेटरी फूड को बुला लिया, उन्होंने कहा उनको बुलाया जाए। अच्छा। उन्होंने उस मिल वाले को कहा कि आप फरवरी, इसका मतलब है आप तो मिल चलाते नहीं, ये वारदात जो होती है फूड में क्या होती है, उनका आपने मिल चलाते ही नहीं, क्योंकि मिल उसको कोटा दिया जा रहा है जो सारा साल चले। तो उन्होंने कहा आपकी मिल चूंकि चलती ही नहीं है, आप फरवरी से अगर आपका कोटा बंद है तो अभी अगस्त आ गया है, तो इसका मतलब मिल तो आपने सीजन में चला नहीं रहे और पैसा नहीं चला रहे। आप ये करते पता क्या है, ये अपनी बॉडी से मिलीभगत महकमा फूड से करके ये उससे कोटा लेते हैं, और गंदम बगैर पीसे, डॉक्टर साहब आपको भी पता है, ये अफगानिस्तान स्मगल कर देते हैं, ये केपीके में स्मगल कर देते हैं, यानी जहां से बगैर पैसा लगाए, यानी गंदम का आटा नहीं बनाते, उसको आगे कर देते हैं। अब क्योंकि उनके पास एक लेजिटिमेट बात है कि जनाब कोटा ले लिया बॉडीज के मुताबिक। एक और बात बड़ी अहम है, वो ये उसामा साहब और डॉक्टर साहब भी जानते हैं, जो आप कह रहे हैं हम कम रेट है आटे का, अच्छा नाकस आटा, सब स्टैंडर्ड आटा के लिए एक ही सिर्फ लैब है, वो लैब हर मिल से बॉडी के मुताबिक पैसे इकट्ठे करती है, वो सैंपल ही नहीं फेल करती, यानी एज पर स्पेसिफिकेशन। जो डॉक्टर साहब और हम रोते हैं, यानी सैंपल के साथ आप पैसे भी भेज दें, नहीं वो फिक्स है जी, सैंपल जाएगा, फेल नहीं होता, सैंपल किसी मिल का फेल हुआ ही नहीं होगा, गुशात और नाजर जो को मंत्री नहीं देता उसका फेल होता है, यानी उसके मुताबिक होता है कि चौकर इतने परसेंट, कहीं कोई चीज तो खराब निकलती है। गंदम से इतने परसेंट आपने फाइन निकालना है, मैदा इतने परसेंट चौकर निकालना है, इतने परसेंट उसमें सारा। अब करते क्या है कि वो जो फाइन है ज्यादा निकाल लेते हैं क्वांटिटी में, वो चूंकि महंगा होता है मैदा जो नान। अब ये चीजें भी इसका कोई पूछने वाला नहीं, तो वो चीफ जस्टिस साहब को बहुत सारी चीजों का पता था, तो उन्होंने कहा मैं जो ये आप चीजें मुझे सुना रहे हैं ना, ये मुझे सारी चीजों का पता है मुझे कि ये क्या खांचे होते हैं। अच्छा बाबर साहब, ये एक होता है कि इकोनॉमी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी तक उसका इफेक्ट पहुंचने में कुछ टाइम लगता है कि चलिए डॉलर स्टेबल होगा, फिर वो आगे चीज़ें आएंगी, वो कुछ सस्ती आएंगी रोज़गार के लिए। आप लोगों से मिलते रहते हैं, आप साफ़ी इतने बेरोज़गार इर्द गिर्द लोग, कोई फील आ रही है आपको लोगों में, देख रहे हैं आप कि ये जो अच्छी खबरें आने लग गई हैं कि जी कोरोना जो है ख़त्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कम हो गया है, तो इसके बाद अब एक्सपोर्ट्स कुछ थोड़ी सी बड़ी हैं, तरसीलात रिकॉर्ड बने हैं, अगरचे बहुत सी वजूहत इसकी बताई जाती हैं कि हज नहीं था तो वो हुंडी हवाला हुंडी ज़रा काफ़ी कम हो गया कि लोग आ जा नहीं रहे इस वजह से। तो मुझे ब्रेक का कह दिया गया, चले 10 सेकंड में अगर आप बता दें आपको क्या लगता है। कहूँगा कि एक आम आदमी को रोज़गार चाहिए, उसको खाने पीने की सस्ती अशिया चाहिए जिसमें वो, और इतनी तनख्वाह चाहिए कि जिसमें वो गुजर बसर कर सके, वो नहीं अभी तक वो फैक्टर्स आम आदमी तक नहीं पहुँचे। चलें ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद कराची का गम। अब पता चला
अब पता चला। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पास अच्छी खबर नहीं है कराची वालों के लिए। जो हो गया कराची में वो तो आप सब भुगत रहे हैं अहलियान कराची, लेकिन अब पेशगोई यह है कि 28 अगस्त तक तेज़ बारिशें हो सकती हैं और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को। पहले ही देखें क्या कुछ हो चुका है। अब वसीम तर साहब जा रहे हैं तो उन्होंने बस एक दुखी दिल के साथ एक पूरी दुख भरी कहानी सुना दी कि मैं आया तो जेल चले गए, बड़ी कोशिश की, बड़ा कुछ करने की, हम चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, बस एक कहानी सुनाकर वो भी चल दिए। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने बेड़ा उठाया है, वो गए हैं सिंध हाई कोर्ट में, जिस तरह उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ही ये बात कह दी थी कि वो हाई कोर्ट जाएंगे कि नया ज़िला बनाने के लिए जो कराची में जो कुछ किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़। तो क्या इस तरह कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? असद खरल साहब, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है कराची वालों के लिए कि मज़ीद बारिश और वो भी तेज़ बारिश, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा, और आगे जो इंतज़ामिया है वो हमारे सामने है। क्या हालात हैं? देखिए, बारिशें ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये मानसून का सीज़न को पहली दफ़ा नहीं आ रहा। ये स्पेल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सारे स्पेल हैं ये पहली दफ़ा नहीं आ रहे। इस हवाले से पूरी आप हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान के हवाले से, लाहौर के हवाले से, कराची के हवाले से, ये सबको पता है। सर, कूड़ा वहाँ बढ़ता जा रहा है ना। अच्छा, अब जगह कम होती जा रही, नाले बंद होते जा रहे हैं। सीएम साहब खुद एतराफ़ भी कर रहे थे, अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे थे, बजाय इस पे वो शर्मिंदा होने के वो एतराफ़ कर रहे हैं, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है, मेयर साहब जो है वो अपना निकल गए हैं, लेकिन एक तरफ तो अवाम गंदे पानी में डूब रहे हैं, कचरा कुंडी है, अब कह रहे हैं नाले हटाएंगे, जहां पहले कमेटी पहले क्या करती है, आगे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। मेयर जो है वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार और फंड नहीं है, वो कहते हैं सारे सिंध हुकूमत के पास इख्तियार है, सिंध हुकूमत आगे नया जिला बनाने की गवर्नेंस का मसला है। मामला ये, लेकिन हो क्या रहा है वहां पे तो लूट मार के लिए उसकी बारिशें किस तरह हो रही हैं। अब नए फिर सिस्टम बन गए, अब एजी मजीद फिर एक्टिव हो गए हैं, अब यूनुस कदवाई सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। रोशन अली शेख जो सेक्रेटरी बल्दियात है आज जो गिरफ्तार हुआ, 265 एकड़ की गैर कानूनी अलाटमेंट है, उसके अंदर और बहुत सारे। अभी रोशन शेख दिखाएं जी जरा, ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो 265 और उनके साथ दीगर मुल्जमान में कौन है? वही कब्जा माफिया, फजलुर्रहमान, वसीम, नदीम कादर खोकर, ये इसके बाद और भी लोग इसमें शामिल हैं। अब ये इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है केएमसी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिलीभगत से। ये जनाब 265 एकड़ जो है ये गैर कानूनी तौर पर लाट की गई। इसमें शुएब मेमन है, शौकत जोकियो हैं, कुछ इसमें जमानत पे रहा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे केडीए के अंदर परसों 21 अगस्त बरोज हफ्ता, ये अगर मैं गलत नहीं, 22 या 21 अगस्त थी, हफ्ते का 4:45 बजे 72 जो प्लाट है कमर्शियल फाइलें, वो 4:45 बजे दफ्तर तकरीबन खत्म होने के बाद वो फाइलें सारी उठा ली गई। कमर्शियल फाइलें जिनकी मालियत 1 अरब से ज्यादा है, उनको जनाब अब जो एक बिल्डर को ऑक्शन के तहत वो हो रही थी, फ्लूड लगा था, कोर्ट की वजह से वो रुक गई। अब क्या किया है, जाली आर्डर बना के, ये वारदात क्या करते हैं, अब जाली कोर्ट के आर्डर बना के उसकी बुनियाद पर, उसकी आड़ में, क्योंकि एक बिल्डर को ये दे नहीं सकते, ऑक्शन में तो हर एक को होती है, एक बिल्डर को नवाजने के लिए 1 अरब की फाइलें परसों दफ्तर से निकाल के गायब कर दिए। कहां गई, किसको दी जा रही हैं, इस हवाले से बताएं। साहब आप आगे लगाएं कि वो सेक्रेटरी जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है, जिसका 265 एकड़ सरकारी जमीन और ये इल्लीगली लॉट थे। आप सोचिएगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की असम्बली तैयार हुई थी और उसको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा था, वो बंदा जिसपे अरबों रुपए की कारीगर बंदे को लगाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आर चीमा था आद हसन, वहां क्या वो आर चीमा कन्विक्टेड नहीं थे? कौन? यानी उनके ऊपर नैब के केसेस हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरियां, कोर्ट उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, लेकिन वो कमाऊ पूछते ना। अच्छा, अगला सुन ले। अब केडीए के अंदर किस तरह लूटमार की जा रही है। जो रजा कायम खानी साहब है, ये है बागात में थे, डायरेक्टर पार्क थे, पता नहीं इनके पहले क्या थे, जाली आर्डर इनके है, 18 ग्रेड के अफसर हैं, कैडर पोस्ट है केडीए के अंदर, कैडर पोस्ट है। डॉक्टर साहब नाज़रीन को समझाने के लिए, यानी डीएमजी जो अभी पीएएस बन गए हैं, या वो लोग सिर्फ लग सकते हैं इसके ऊपर 19 ग्रेड का अफसर जो सिविल सर्विस के जरिए आया हो और 19 ग्रेड उसका हो, वो डायरेक्टर लैंड और रिकवरी लग सकता है। ये बाग और पार्क के बंदे, केएमसी के बंदा इधर ला के उसको टास्क दिया गया है, रजा कायम खानी को ये सारी वारदातें डाल रहा है। 18 ग्रेड का बंदा डॉक्टर साहब, उसको 2 ना सिर्फ डायरेक्टर लैंड लगाया गया कैडर पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करते हुए, बल्कि उसको डायरेक्टर रिकवरी भी लगा दिया। उसके बाद अता अब्बास है, वो भी जाली आर्डर वाला है, वो अब फिर दोबारा मनसूबाबंदी कर रहा है केडी के अंदर आने के लिए।
फिर उसके बाद जनाब और बहुत सारे के अलावा कोई नहीं। ये आज जो मैंने फाइलों की बात की जो कराची में इसलिए डूबता है जब ऐसे लोग आएंगे, फाइलें जो उसमें डायरेक्टर है केडीए के और आबर ज़ैदी हैं, एडी और इंचार्ज रिकॉर्ड है, कमर्शियल के एडी कामलीन है। इस तरह और जिस तरह मैं बताया खालिद यूसुफी रात को मिल के मिलते हैं, छुप के मिलते हैं जाके रजा द्वारा तो घर में जाके तैमूर डोंकी। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। अब मामला क्या, दोबारा सिस्टम जब एक्टिव हुआ, मोहम्मद अली शाह को डीसी लगा दिया गया है। मोहम्मद अली शाह मसूर जमाना बड़ी बड़ी एमडीए के अंदर उनके खाते हैं, नैब में केसेस हैं, एक उनको जिले का डीसी लगा दिया गया। तैमूर डोंकी से सिस्टम जो यूनुस कदवाई एदी मजीद ने यह कहा कि भाई आपने सिस्टम हमारे के नाम पे यानी जरदारी सिस्टम यूनुस कदवाई एदी मजीद दोबारा एक्टिव हुआ है कि आपने 40 करोड़ रुपए उठा लिए, 3 करोड़ डीसी के रेट। डॉक्टर साहब पंजाब की हालत नहीं है, 3 करोड़ डीसी के नाम पे ले लिया कि मैं डीसी लगा देता हूँ, 1 करोड़ आपने जो एसी के नाम पे ले लिया और फिर मुख्तलिफ खाते फाइलें फिट करने के लिए 40 से 50 करोड़ कराची के मसाइल इस तरह होंगे। अब मामला ये है कि सिस्टम वालों ने जवाब को बिठाएंगे आप कि आपने हमें बेचा है, हमें दिए नहीं इतने पैसे। बैठा हुआ ना, कराची के मसाइल नहीं हल हो सकते। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, एक तरफ कराची को साफ करने की बात की जा रही है, एनडीए में क्या कर लेगा, पे करप्शन के चार्जेस हैं, कराची की म्युनिसिपैलिटी पे करप्शन के चार्जेस हैं। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का सोच रही थी। किस लिए भला? वो खांचे पैसे और मैं जो डॉक्टर साहब जिस बंदे पे पहले ही अरब रुपए के चार्जेस हैं, जो बंदा नैब की कस्टडी में जा रहा है, आप ये सोच रहे सर वहां पर एंटी करप्शन का कोई महकमा नहीं है, एंटी करप्शन वो तो एंटी करप्शन इसलिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा मजे की बात ये है वहां पर एंटी करप्शन का मिनिस्टर है मैनिपुलेशन साहब, यहाँ पर जो एंटी करप्शन महकमा वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर है, डीजी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसके चीफ सेक्रेटरी के अंडर है। बिल्कुल वहां पर उसको भी चीफ जस्टिस ने ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था कि आपको चीफ सेक्रेटरी या सीएम से, और वहां पे किसी वहां पे इसका मिनिस्टर है, किसी मिनिस्टर है, एमपी एंटी करप्शन का मिनिस्टर है, वो बताएगा एंटी करप्शन को कि इसको गिरफ्तार करना है। यानी जब नैब किसी बंदे को पकड़ने लगता है और वहां पर जो बंदा बार्ड ना माने, जो बंदा ऑर्डर ना माने, उसके खिलाफ आप तो सियासत होगी, एमपी है तो सर, जो बंदा ऑर्डर नहीं मानता उसके पीछे एंटी करप्शन डाल दी जाती है। अभी फयाज मुझे एक सेक्रेटरी ने बताया जो कराची रह चुका है, उसने कहा कि कराची में एंटी करप्शन का महकमा जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईमानदार हैं और जो हुकूमत की बात नहीं मानते, उनको वहां से बदल दिया जाता है या उनके पीछे एंटी नहीं। 2 किस्म के लोग, एक और मैं ऐड करता हूँ, या वो ईमानदार जो हुकूमत की बात नहीं मानते उसके लिए एंटी करप्शन उसको आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, या वो लोग जो ज्यादा पैसे लेके आगे मिनिस्टर को हुकूमत को नहीं देते उनको उसका हिस्सा निकलवाने के लिए, या तीसरे वो लोग जो उनको खौफ होता है कि नैब में वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, उनको एंटी करप्शन उठा लेती है, रिकॉर्ड उठा के ले जाती है और नैब जब पकड़ने लगता है तो वो रिकॉर्ड गायब कर देता है, मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो बंदा नैब का रिकॉर्ड तक एक्सेस ना हो और वो बंदे को कहते हैं कि जनाब आपको हम बचा लेंगे, अदालत में जाया जा सकता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब बहुत सारे 5000 अरब की सरकारी जमीन जो हथियाई गई, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, केडीए के एमडी का भी देखे ना सुहेल बाबू और इसकी सिस्टम की आपस में लड़ाई चल पड़ी, सुहेल बाबू से वापस ले गए ना इख्तियार, परसों बेचारे मीटिंगें कर रहे थे, तरले ले रहे थे, इस्लामाबाद गए कि मुझे वापस दे, मोहम्मद अली शाह उसकी जगह पे आ गए, दोबारा एजी मजीद का सिस्टम एक्टिव हो गया है, यूनुस कदवाई का सिस्टम एक्टिव हो गया है, और ये जो फाइलें आरफ शाह एडी थे, अब ये अता अब्बास वगैरह, ये नासिर शाह जो है अब वो सीएम से ज्यादा ताकतवर हो गए क्योंकि ये सिस्टम चलता है ना, जरदारी पीछे है, आगे मोहम्मद अली शाह उन्होंने लगाए हैं, उसके बाद एजी मजीद है, यूनुस कदवाई है, अब यही मंजूर कादर काका देखे कनाडा में जाके बैठा हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब आपको याद होगा कि ये सारे लोग जो बैठे अब दोबारा वो सिस्टम एक्टिव हो गया नैब के अंदर। मैं आपको बताऊं नैब कराची के अंदर सिर्फ मैं जिन इंक्वायरीज को जानता हूं जो चेयरमैन नैब के पास गई हैं या मेरे पास लिस्ट सिर्फ 31 इंक्वायरियों की 2394 अरब 2394 अरब वो अमाउंट मैं बता रहा हूं जो असर्टेन्ड है, जो नैब की रिपोर्ट है, वो इंक्वायरियों के ऊपर कौन बैठ गया, किसने कितने में केस बेचा। चीफ जस्टिस साहब ये भी अगर कहेंगे और ऑनरेबल जो चेयरमैन नैब है जस्टिस जवेद इकबाल साहब, उम्मीद करते हैं उनको भी बता दूं, कराची के मुस्तकबिल का सवाल है। कराची के अंदर लूट मार की अंधेर नगरी है और चौपट राज है, इसको रोक सकते हैं। मेरा ख्याल है प्रोग्राम देखना बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।